अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। अमेरिका से मुझे ज्वाइन किया है जावेद राठौर साहब ने। मारूफ बिजनेसमैन है, तजिया निगार है। पाकिस्तान का रिसेंटली इन्होंने दौरा किया है और दौरे के बाद वापस अमेरिका आ गए। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन की गेमा गेमी माहौल छोड़कर आप वापस अमेरिका में आ गए, इसकी क्या वजह है? हाँ, उसकी वजह यह है कि मुझे मालूम था कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होना है। तो जिस तरह वो प्लान किया गया उसी के मुताबिक होंगे, और जो नतीजा चाहिए जिन लोगों को उनको वो नतीजा मिल जाएगा। ना भी मिला तो वो अनाउंस कर देंगे, तो फिर इलेक्शन कैसे। तो ये एतमाम हुज्जत है जो पूरी करने जा रही हैं हमारे पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार 8 फरवरी को, एक रिहर्सल है। बिल्कुल बिल्कुल 100% एतमाम में हुज्जत है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन पाएंगे? जी, ज्यादा इम्कान तो उन्हीं के बनने का है, क्योंकि कोई और तो उनके पास है नहीं है। लेकिन होने को क्या है, किसी को भी बनाया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मियां साहब ही बनेंगे। उसकी वजह यह है कि मियां साहब सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे जो ताकतें हैं उनकी भी उनको हमायत हासिल है। और जो एक डील हुई थी इमरान खान की हुकूमत डिसॉल्व करने से पहले, लंदन में एक प्लान बना था, और उस प्लान को बनाने में बहुत सारे ताकतें शामिल थी। और उन ताकतों के स्क्रिप्ट के मुताबिक मियां साहब ने आना है, और उनके लिए तमाम जो है इंतजामात किए जा रहे हैं, उनको सारी सहूलतें वहां पहुंचाई जा रही हैं। और वो आज वही प्लान, लंदन प्लान जो है एग्जीक्यूट होगा और मियां साहब आ जाएंगे। अब बात यह है कि आ जाएंगे और वो करेंगे क्या और कितना कर पाएंगे, ये एक अलग बहस है। जिस तरह के हमारे मसाइल हैं या जिस तरह के हमारी इकानमी की हालत पतली है, जिस तरह, क्या ऐसे इलेक्शन हमारे मुल्क के लिए सियासी तौर पर, माशी तौर पर इस्तेकाम लाएंगे, ला सकेंगे या नहीं? देखिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो तो ये समझते हैं, उनको ये उम्मीद है कि मियां साहब जब आ जाएंगे पीटीआई मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, इमरान खान मुकम्मल तौर पर सियासत से आउट हो जाएंगे, तो उनके लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे और वो शायद मुल्क की इकानमी को बेहतर कर सके, और उनको जो बाहर से जो उम्मीदें दिलाई जा रही हैं वो पैसे भी उनको मिल जाएं और हालात बेहतर हो जाएं। तो ये सारा कुछ जो है एक उम्मीदों के सहारे पर हो रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जाहिर है कि आपको पता है कि जब अफगानिस्तान का इशू हुआ था तो हमें बहुत सारी मदद मिली थी और हमने उम्मीदों के सहारे किया था। फिर तालिबान के साथ जो कुछ हुआ, तो वो उम्मीदों के सहारे होता रहा। अभी भी उम्मीदों के ऊपर चल रहे हैं, हम तकिया किए हुए हैं कि हमें बाहर से मदद मिलेगी। लेकिन बाहर की ताकतों के अपने मफादात होते हैं, उनके अपने गोल्स होते हैं, अपनी उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज होती हैं, अपने अहदाफ होते हैं। जरूरी नहीं कि उनके अहदाफ के मुताबिक जो है हमें भी फायदा हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर बाहर से आपको मदद मिल भी जाए तो आप कुछ हालात को बेहतर कर सकते हैं। जो कौम किसी के सहारे पर अगर जिंदा रहे, कौम की क्या बात करते हैं आप, अपने एक गांव के किसी फर्द की बात कर लें, अपनी फैमिली के किसी भाई की बात कर लें, अगर वो उसको इधर उधर से पैसे मिलते रहे उसका काम चलता रहेगा। जब नहीं मिलेंगे तो वो फिर कोई और दंगा फसाद करेगा, कोई और तलाश करेगा, तो काम नहीं चलेगा। लेकिन जो सेल्फ सफिशिएंट लोग होते हैं, जो किसी के ऊपर रिलाय नहीं करते, अपनी मेहनत से अपनी कमाई से अपना नाम बनाते हैं, अपना मकाम बनाते हैं, तो यही हालत है कौमों की। जो कौमें तरक्की करना चाहती हैं और दुनिया के अंदर जो है एक बाइज्जत तौर पर रहना चाहती हैं, सरखरू होना चाहती हैं, वो मेहनत करती हैं, खुद मेहनत करती हैं, अपनी मेहनत से, अपनी हिकमत अमली से, अपनी पॉलिसी से, किसी के ऊपर डिपेंड किए बगैर, किसी के ऊपर इन्हिसार किए बगैर वो तरक्की करती हैं, तो वो आगे चली जाती हैं। अब चाइना की मिसाल आप देख लें, कोरिया की मिसाल आप देख लें, जापान की मिसाल देख लें, इन्होंने तो किसी से कोई कर्ज नहीं लिया, तो वो कहां से कहां पहुंच गए। तो चाइना की 50 साल 60 साल पहले क्या हालत थी, हमसे भी बुरी थी, लेकिन उन्होंने किसी पे रिलाय नहीं किया। तो हमें इकबाल ने खुदी का दर्ज दिया था ना, तो वो हमने भुला दिया। हम अपनी खुदी के ऊपर, अपने ऊपर बिलीव करने के बजाय, अल्लाह के ऊपर यकीन करने के बजाय, हम गैरों के ऊपर यकीन करते हैं, उनसे उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं। तो फिर जाहिर है कि उम्मीदों के सहारे आप जिंदा रहेंगे तो आपका यही हाल होगा। ना आप जिएंगे ना मरेंगे, इसी तरह आप लटकते रहेंगे।
मियां नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून का मंशूर भी आपने देखा, 40 सफ़ात का सुना भी है। इसके अलावा उनके जलसे भी देखे हैं, सियासत भी देखी है। आप क्या समझते हैं कि आम आवाम के लिए इस पार्टी के पास कोई मंशूर है कि मुल्क के अवाम को बेरोजगारी खत्म कर सकें, मुल्क को इस दलदल से निकाल सकें? फिर जब मंशूर की बात करते हैं तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई खास बात नहीं की है, इंडिया से दोस्ती को रीअट्रैक्ट किया है, इसी तरह सिविल बालादस्ती की कोई बात नहीं की है। डू यू थिंक ही विल बी ए compromised managed प्राइम मिनिस्टर? जाहिर है डेफिनेटली मैनेज क्या, वो तो जो कुछ उनको कहा जाएगा वही करेंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते वो। जाहिर है उनको पता है, उनको तो आप उठा उठा के एक शख्स को आप कुर्सी पर बिठा रहे हैं, एक शख्स खुद खड़ा नहीं हो सकता, तो आप उसको जब कुर्सी के ऊपर बिठा रहे हैं तो वो क्या समझेंगे कि आप कुर्सी पर बैठने के बाद वो दौड़े लगा लेगा? नहीं वो करेंगे, कैसे हो? क्योंकि 3 दफा तो पहले निकाले जा चुके हैं, उन्होंने पंगा किया था, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की, उनके साथ नहीं बनी तो निकाले जा चुके हैं। तो चौथी दफा अगर इस तरह करेंगे तो वो बेटी का मुस्तकबिल क्या होगा, फिर खानदान नहीं, का मुस्तकबिल क्या होगा? चौथी बार मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करेंगे। आप तो मेरा ख्याल है वो मुकम्मल कंप्रोमाइज करके आए हैं और उनको इस चीज का एहसास भी है कि हम एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। असल मसला जो है शिराज साहब, मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि अगर हमें एक वक्त में ऐसी क़यादत मिले जो फौज के अंदर भी ऐसी क़यादत हो कि जिसके अंदर कुछ इंटेलेक्ट भी हो, पेशेंस भी हो, कुछ विजनरी भी हो, और दूसरी तरफ सेम टाइम पॉलिटिशियंस में भी ऐसा कोई बंदा, सोबर बंदा हो, जो कैरेक्टरफुल हो, जो करप्ट ना हो, जिसकी अपनी ये कोई अना हो, और वो बंदा प्रॉपरली बिहेव करे और ये दोनों बैठ के कोई मामलात को आगे ले जाए तो मुल्क आगे जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा जो है वो सियासी क्यादत और फौजी क्यादत के दरमियान जो है वो एक ट्रस्ट डेफिसिट बड़े पैमाने पर रहा है। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि दोनों जो है वो एक दूसरे को चीट करते रहे। अदर वर्ड्स, अगर प्राइम मिनिस्टर उससे बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तो वहां सामने और बात करते हैं, पीछे उनकी पॉलिसी और होती है। और यही सूरत हाल आर्मी चीफ साहिबान की भी रही। आप बाजवा साहब का कंडक्ट देखें, जिस तरह इमरान खान के साथ था कि सामने और बात करते थे, पीछे और बात करते थे। तो ऐसे आप ये तो घर में भी अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को धोखा देंगे, चीट करेंगे, एक दूसरे के साथ फेयर नहीं होंगे, तो घर नहीं चल सकता। तो मुल्क कैसे चलेगा? नहीं चल सकता जब तक आप एक दूसरे के साथ फेयर ना हो। और सारे जो आपके इश्यूज हैं उनको आप टेबल के ऊपर लाएं, टेबल पर लाकर डिस्कशंस करें, डायलॉग करें, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक दूसरे का सुने, फिर तीसरे लोगों से भी सुने, आप दूसरे लोगों से भी ओपिनियन लें, हर चीज को डिफरेंट एंगल से एनालाइज करेंगे तो आपके सामने एक सही पिक्चर आएगी। लेकिन अगर आपके जहन में एक चीज आ गई है तो आप समझते हैं कि ये सही है, तो मैं तो समझता हूँ, मैं तो इसको कोई विजन नहीं समझता, मैं तो समझता हूँ कि ये तो एक जहालत की एक किस्म है कि इंसान जो है एक चीज के ऊपर डट जाए और वो अपना जहन बंद कर ले कि कोई और ना उससे सोचना है, ना सुनना है, ना देखना है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप अफसोस ही करेंगे। ये आप बात आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आर्मी और सिविल लीडरशिप एक पेज पर नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, डे टू डे अमूर मुल्की मामलात नहीं चलाएंगे दोनों मिलकर, तो ऑब्वियसली मुल्क का इसमें नुकसान होता है, जमहूरियत का नुकसान होता है। चूंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आइन के अंदर मुतय्यन है, दफा का जो अदारा है उसकी भी अपनी एक हदूद और क़यूद है। तो अगर दोनों एक दूसरे के डोमेन में इंटरफेरेंस करेंगे तो मुल्क का तो बड़ा नुकसान होता है और जमहूरियत का नुकसान होता है। लेकिन ये भी है ना कि यू स्क्रैच माई बैक एंड माई आई स्क्रैच योर बैक, एंड इफ यू स्टेप माई बैक देन आई विल स्टेप योर बैक। इस तरह मामलात कहीं आकर जो है वो फंस जाते हैं और फिर टकराव होता है। और देखें, बात सारी ये है कि आपका फोकस क्या है, आपका टारगेट क्या है। अगर सबका टारगेट जो है सिर्फ और सिर्फ मुल्क हो और अपनी जात को, अपनी अना को, अपनी नौकरियों को, अपनी पावर को साइड पे रखकर सोचा जाए, तो मेरा ख्याल है मामलात ज्यादा खराब नहीं हो सकते। अब आप देखें ना, वो एक किसी यूनिवर्सिटी में गए हमारे चीफ साहब, तो उन्होंने कहा जी, किसी बच्चे ने सवाल किया
कि आप 5 साल पूरे क्यों नहीं करने देते? तो उन्होंने कहा जी जब कोई मुल्क तोड़ रहा हो तो उसको कैसे करने दिया जाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछली बार कितने प्राइम मिनिस्टर जो है उनको उस टाइम पूरा नहीं करने दिया गया? क्या वो सारे मुल्क तोड़ रहे थे? नंबर 1। और दूसरी बात ये है कि आपके पास क्या इख्तियार है कि आप ये कैसे तसव्वुर कर लेते हैं कि कोई मुल्क तोड़ रहा है? अगर कोई मुल्क तोड़ रहा है तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा आप दायर करें, सबूत पेश करें अदालतों में, ले जाएं उसको और उसको फांसी की सजा दिलाएं। लेकिन ये तो नहीं है कि आप उसको इक़्तिदार से हटाकर बाहर फेंक दें और कल दूसरे को ले आएं और उसको ले आएं जिसको पहले आपने कहा बड़ा करप्ट है, गद्दार है, नहीं, वो सारी इमरान बुराइयां खान का इमरान लेके खान आ। का इमरान खान का मुस्तकबिल 8 फरवरी के बाद आप कैसे देखते हैं? देखें जी, इमरान खान की एक जो चीज अगर आप जाए ना जो हालात हैं, तो हालात तो ये बता रहे हैं कि वो इमरान खान के लिए बहुत मुश्किलात हैं, हालात बहुत खराब हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस डिटर्मिनेशन के साथ वो खड़ा है और उसी डिटर्मिनेशन के साथ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं, ये बड़ा अनयूजुअल है। ऐसा कभी पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, ना कोई शख्स इस तरह खड़ा रहा और ना लोग इस तरह खड़े रहे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इंसान के इख्तियार में नहीं होती, अल्लाह के इख्तियार में होती हैं और हालात को बदलते हुए तो देर भी नहीं लगती। आपको पता है कि ज़िया-उल हक का जब ज़माना था तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि पीपल्स पार्टी आएगी और यही जब मुशर्रफ साहब ने मुक्का लहराया था तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो नहीं रहेंगे और उनके साथ उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। तो हालात को बदलते तो देर नहीं लगती, हालात बदल जाते हैं हमेशा, एक जैसे नहीं रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे पाकिस्तान की खैर हो, और जिस तरह माजी में हमने जिस तरह के तजर्बात किए हम उससे सीखें और मुल्क आगे बढ़े, जमहूरियत आगे बढ़े। हम यही कह सकते हैं। नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। अमेरिका से जावेद राठौर साहब का तज्जिया आपने सुना। चला आइंदा भी इन्हीं प्रोग्रामों के जरिए एक अपनी ड्यूटी समझकर हक और सच की बात सामने लाते रहेंगे। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।